बढ़े आगे। कल जो लास्ट में हमने एग्जाम्पल किया था, कल कौन नहीं आए थे क्लास में, जरा हाथ ऊंचा कर लें एक बार। ओहो, और रिकॉर्डिंग देखी कल की? यार ये तो गलत बात है। चलिए, भाई अगर किसी दिन की आपकी क्लास अगर आपने मिस कर दी है, तो ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, ठीक है? तो कल जो मैंने लास्ट में एग्जाम्पल करवाया था वो क्लियर है सभी को? तो मैं यहां पर एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि जब भी हम एक्सपेंस पे करते हैं, जब भी हम एक्सपेंस, तो क्या एंट्री होती है? एक्सपेंस टू कैश। उसमें पूरा पेमेंट आ जाता है, उसमें पूरा, चाहे वो पिछले साल का हो चाहे वो अगले साल का, उसमें वो एक्चुअली एक्सपेंस होता ही नहीं, वो पेमेंट होता है। क्या होता है? पेमेंट। इज दिस क्लियर? फिर ईयर एंड पे आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? अब तो याद होना चाहिए, कल समझाया मैंने पूरा। ईयर एंड के आउटस्टैंडिंग की एंट्री क्या होती है? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और ओपनिंग ईयर स्टार्टिंग के आउटस्टैंडिंग की एंट्री आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू एक्सपेंस, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाती है। और इसी प्रकार से ईयर एंड के प्रीपेड की एंट्री क्या होती है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, बताओ, ईयर एंड के प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, और बिगिनिंग वाले प्रीपेड की एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है? तो जिन लोगों ने भी क्लास मिस कर दी है, जो भी जितनी भी क्लासेस मिस की है, आप जरूर वीडियो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो जरूर देखें। रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखना ही चाहिए, बाकी मिस किए क्लासेस तो जरूर देखिए, ठीक है? तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और उसमें हमने कैपिटल कंपैरिजन मेथड के क्वेश्चंस भी कर लिए, एग्जांपल्स भी कर लिए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया। और उसके बाद हमने शुरू की थी कन्वर्जन मेथड, और कन्वर्जन मेथड शुरू करने के पहले मैंने आपको थोड़ी बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करना है वो सिखाया। इज दिस क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? क्या होती है कन्वर्जन मेथड? आज कुछ लोग एब्सेंट हैं, कहीं गए हुए हैं। हाँ, एक तो अपना खिलाड़ी नहीं है। ऑनलाइन दिख तो रहे कुछ लोग ऑनलाइन। कौन स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है प्रॉपर? हाँ, देख रहा हूं मैं नाम। यस सर, आ रही है प्रॉपर। केशव गर्ग, युक्ति भी ऑनलाइन है, रुचि, पार्थ, केशव, अनीशा, आदित्य, सोनल। चलिए शुरू करें। तो कन्वर्जन मेथड में क्या होने वाला है ये बताएं, मैंने बताया आपको। भाई अकाउंटिंग, जो क्लाइंट आपके पास इंफॉर्मेशन लेके आएगा वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होगी, और उसके साथ वो कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करके आपको प्रॉफिट या लॉस निकालना है। इज दिस क्लियर? तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन 26 पहले करेंगे यहां पर, अपना आपके स्टडी मटेरियल का। करें शुरू? राम प्रकाश, मिला राम प्रकाश? करें। राम प्रकाश, a small trader, does not keep his books following double entry system. From the following information provided by him, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2023 and balance sheet as at date.
आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। क्या आप सभी लोग एक एक बार 11th क्लास पास हैं? वेरी गुड, ठीक है। तो आपने ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाई होगी, पर वहां आप किससे बनाते थे? ट्रायल बैलेंस से। किससे बनाते थे? तो जाहिर सी बात है, ट्रायल बैलेंस के पहले सब्सिडरी बुक्स बन चुकी होंगी, जर्नल बन चुका होगा, लेजर बन चुका होगा। आपके पास सीधे ट्रायल बैलेंस, लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है, सीधे ट्रायल बैलेंस आपके पास होता था। कुछ एडजस्टमेंट अगर नहीं हुए हैं तो वो होते थे, और उससे आप ट्रेडिंग पीएनएल बनाते थे। लेकिन देखिए, पहले आपने क्या किया वो एक अलग बात है, लेकिन इस चैप्टर में ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है। ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनाना है, लेकिन ट्रायल बैलेंस से क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि अगेन, अगर ट्रायल बैलेंस बना होता तो इसका मतलब वही डबल एंट्री फॉलो हुई है। जबकि ये ट्रेडर जो है राम प्रकाश, इन्होंने सिंगल, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रखते हैं, तो इन्होंने अभी कुछ किया ही नहीं है, इनके पास तो कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन होगी। क्लियर? देखें राम प्रकाश हमारे जीवन में क्या क्या लेकर आए, पढ़िए। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंस, क्रेडिटर्स, अनपेड यानी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और कैश। राम प्रकाश ने हमें कुछ असेट्स और लाइबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी। क्वेश्चन पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मैंने कहा था ना, और स्टेप 2, उसको रिटेन रखना है। तो 31 मार्च 22 यानी इस साल, पिछले साल का एंड, यानी इस साल की शुरुआत, इस साल की शुरुआत में उसने हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए कि मेरे पास कितना फर्नीचर है, स्टॉक, डेटर, मुझे कुछ लोगों से पैसे लेना है, कुछ को देना है, जो भी है। और इसी प्रकार ईयर एंड की भी इंफॉर्मेशन उसने दी। ड्यूरिंग द ईयर के बाद उसका डिटेल नहीं है, पर उसने कहा था फर्नीचर शुरू में 1 लाख का था, पर आज मैं देख के आया हूं अभी मेरी दुकान पे 1,20,000 का फर्नीचर है, उसकी वैल्यू है ना। तो इस तरीके से बोले साहब डेटर्स का कोई मैंने अकाउंट तो नहीं बना रखा, पर 1 लाख शुरू में मेरी एक डायरी बना रखी है, उसमें मेरे को 1,20,000 लेने थे, अभी मैं टोटल करके आ रहा हूं तो मुझे 1,40,000 लेने हैं। तो हम कहेंगे कि 20,000 के डेटर्स बढ़ गए क्या? बोले नहीं नहीं साहब, और पैसा भी आया है, कई बार पैसा आया, मैंने और भी सेल की, पैसा और रिसीव भी हुआ, मैंने डिस्काउंट भी दिया, बेडेड भी हुए, लेकिन आज जो लिस्ट में टोटल आ रहा है वो 1,40 का आ रहा है। मतलब इन बीच की इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है, तभी तो युवराज इनकम्प्लीट है। युवराज इनकम्प्लीट नहीं है, तभी तो युवराज, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इज दिस क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार क्रेडिटर्स जो हैं, साल की शुरुआत में 40,000 थे, साल के एंड में ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसने। क्या लगा दिया? कि अब क्रेडिटर्स है तो सही, मुझे पैसे देने तो हैं, पर मुझे पता नहीं है। हमने कहा क्यों भैया? बोले साहब वो डायरी थी, घूम गई। ठीक है, ये इस बार मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसे, ऐसे ही याद कर रहा था पर अब ध्यान नहीं आ रहा कुछ भी। और कैश ये दे दिया, ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर की उसने कुछ और इंफॉर्मेशन दी। मैंने कहा था आपसे सिंगल एंट्री सिस्टम में कई बार तो कुछ ट्रांजेक्शन की क्या होती है, डबल एंट्री, कुछ की सिंगल एंट्री, कुछ की नो एंट्री। इसको एक अलग ढंग से भी पढ़ते हैं। कई बार कुछ लोग होते हैं जो केवल सब्सिडरी बुक बनाते हैं, कैश बुक नहीं बनाते, कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करते। कुछ लोग बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेते, बाकी लिख लेंगे ऐसे ही। ले दे के वो अधूरा सिस्टम है, जो कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम नहीं है। तो उसने हमें बताया कि साहब ये रिसिप्ट फ्रॉम डेटर से मैंने पेमेंट भी किया था क्रेडिटर्स को, ट्रांसपोर्टेशन में मेरा खर्चा हुआ, मैंने घर के लिए पैसे निकाल लिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस हुए, फर्नीचर परचेज्ड है, सुंदरी नहीं सन्ड्री एक्सपेंसेस। और उसके बाद उसने अदर इंफॉर्मेशन भी दी। उसने बोला साहब मेरी कैश सेल्स भी होती है। क्या होती है? हमने पूछा कितनी? बोले वो नहीं पता, अमाउंट नहीं दिया उसने। बाकी सबके अमाउंट दे रहा था, कैश सेल का अमाउंट नहीं। बोले हमने कहा हो सकता नहीं हुई हो। नहीं साहब कैश सेल होती है, मुझे पता है ना, दुकान पर तो मैं ही बैठता हूँ, कैश सेल होती है, हुई है। फिर क्रेडिट परचेज, उसने बोला साहब उधार में भी गुड्स खरीदा मैंने, तो ये 2,30,000 है। और एक बात इसने और बोली कि साहब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डेटर्स में से 10% डेटर्स मुझे शायद पैसा न दे, इसलिए उसके लिए प्रोविजन बनेगा। इज दिस क्लियर? क्या यहां तक की बात क्लियर हुई? हमें क्वेश्चन देखकर केवल यही इंफॉर्मेशन होती तो हम क्या करते बताएं? फिर तो कुछ नहीं कर पाते, कैपिटल कंपैरिजन से निकालना पड़ता। 2 डेट की एसेट लायबिलिटी से 2 डेट की कैपिटल आ जाती है, और ड्राइंग्स और जो भी एडजस्टमेंट होते उससे हम प्रॉफिट निकाल देते हैं। लेकिन उसने हमें कुछ और इंफॉर्मेशन दी जिससे शायद हम इस अधूरी इंफॉर्मेशन को पूरा कर पाएंगे। इज दिस क्लियर? और इसीलिए हम ये अकाउंट बनाते, हम करते हैं क्वेश्चन हम यहां पर। तो अरे ये मिटाना पड़ेगा ना मुझे, तो ये मिटाना पड़ेगा। चलो मिटाते हैं। तो करें स्टार्ट। सभी लोग नए पेज से क्वेश्चन शुरू करेंगे, और आज
क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये इलस्ट्रेशन? 26। चलिए लिखना शुरू करें। कोशिश करें कि बिल्कुल फेयरली और अच्छे से क्वेश्चन करना है और लेफ्ट पेज से क्वेश्चन शुरू हो ऐसी कोशिश करें। चलिए लिखें बुक्स ऑफ राम प्रकाश। नए पेज से क्वेश्चन शुरू होना चाहिए। राम प्रकाश, कोई दिक्कत है? कुछ बोलना चाह रहे हैं? हमें क्या बनाना है? ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अकाउंट के ऊपर A/C नहीं लिखना है, अकाउंट पूरा लिखना है। A/C जो होता है ना शॉर्ट फॉर्म, वो केवल एंट्री करते वक्त और पोस्टिंग करते वक्त अलाउड होता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, और मोर देन हाफ पेज पर आप ये अकाउंट बनाएंगे। एक कॉलम पर्टिकुलर्स का, अमाउंट AMOUNT पूरा लिखेंगे। कईयों की गंदी आदत होती है AMT लिखने की, या तो मत लिखो या पूरा लिखो। अमाउंट में रुपीस का सिंबल बनाया जाएगा, पर्टिकुलर्स कॉलम और अमाउंट कॉलम। आपको मोर देन हाफ पेज पर लगभग ये अकाउंट बनाना है और बाकी जो जगह छूट जाएगी उसको छोड़ देना है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है कन्वर्जन मेथड का और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसलिए बहुत आराम से और बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद ये मोर देन हाफ पेज पे बनाया। सेकंड पेज पे आ जाएंगे बाप, अब बची हुई जगह छोड़ देंगे आप, उस पेज पे अब कुछ नहीं करना है। अब आप सेकंड पेज पे आ जाएंगे, राइट साइड वाले पेज पर, और वहां लिख देंगे आप बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2023। वैसे बैलेंस शीट में हम कभी कभी एज एट लिखते हैं, कभी कभी एज ऑन लिखते हैं। क्या अंतर होता है दोनों में, कोई बताएगा? बैलेंस शीट एज ऑन, बैलेंस शीट एज एट। कितनी छोटी सी बात है, खैर हम बाद में चर्चा करेंगे, याद रखना। अभी फिलहाल क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं और लगभग 10 से 12 लाइन में ये बैलेंस शीट आप बना देंगे और इसके बाद उस पेज को भी छोड़ देंगे। उसके बाद उस पेज को भी छोड़ देंगे। बड़े आगे ये 2 पेज, ये सॉल्यूशन है, वैसे यही पूछा था। अब जो भी होगा वो वर्किंग नोट है। तो तीसरे पेज पर आप आ जाएंगे। भाई आपने पहले पेज पर 10 से 12 मोर देन हाफ पेज पे ट्रेडिंग पीएनएल बना लिया, उसको छोड़, बची हुई जगह छोड़ दी। दूसरे पेज में आपने 10 to 12 लाइंस या हाफ पेज के बैलेंस शीट बना ली, उसको छोड़ देना बस। अब जिस पेज पे बैलेंस शीट है उस पर कुछ नहीं करना आगे। ठीक है, ये एक मैं तरीका बता रहा हूं, फिर बाद में आपकी जैसी इच्छा हो करते रहना, है ना। और फिर तीसरे पेज पे आ जाएं, वहां लिखेंगे नोट्स, assumptions and working notes। नोट्स, assumption एंड वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन में कुछ अधूरी इंफॉर्मेशन होगी तो कोई हमको नोट शायद लिखना पड़े, कभी क्वेश्चन में कोई अधूरी इंफॉर्मेशन है तो हमें अपनी तरफ से कुछ मानना पड़े तो assumption लेना पड़े, और कोई कैलकुलेशन हमें करनी पड़े तो हमें वर्किंग नोट बनाने पड़ेंगे। देखिए आप मुझसे ये क्वेश्चन मत सीखिए, क्वेश्चन करने का तरीका याद रखना है, ऑर्डर। हर क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, हर क्वेश्चन ऑर्डर यही रहेगा।
तरीका यही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। थर्ड पेज पे आ चुके हैं आप? हाँ, अब बताइए, हो गया इतना? अब देखिए, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना, आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप कुछ और सोच रहे हैं कि इसको सारी एसेट दे रखी, लिख दो बैलेंस शीट में इस तरीके से। तरीका ये क्या चलता है, ये मेरे साथ ही होता है क्या? सबके साथ होता है? फिर ठीक है, भारत है ये तो। जैसे अपने घर में लाइट जाती है तो भारतीय व्यक्ति क्या देखता है? अच्छा हाँ, फिर ठीक है, सब क्या कहिए ना, फिर ठीक है। हाँ चलिए, तो आपके दिमाग में इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच होगी, ठीक है, और इनफैक्ट सबके दिमाग में अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन आज से आप वही अप्रोच फॉलो करेंगे जो मैं सोच रहा हूं। एक अकाउंटेंट को सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? तो मैं 31 मार्च 22, यहां पे पहला नोट लिख रहा हूं, यहां पे फर्स्ट। वर्किंग नोट जब होते हैं तो नंबरिंग होती है पहला, तो यहां पर मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्योंकि ये सिंगल एंट्री पे था अभी तक, लेकिन अब चूंकि मैं इसको डबल एंट्री में कन्वर्ट तो कर ही रहा हूं, तो मैं चाहूं तो इसको बैलेंस शीट लिख सकता हूं। ये आपकी चॉइस पर है कि आप क्या लिखते हैं। एज ऑन 31 मार्च 22 और 1 अप्रैल 22, एक ही बात है। क्वेश्चन करने का ऑर्डर भी मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। मैंने आज डायरेक्टली क्वेश्चन इसीलिए चालू किया है कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करें, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस चाहिए। तो ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस इस बार के, तो हमें वो बैलेंस शीट, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना चाहिए। तो लाइबिलिटीज अमाउंट इन रुपीज, एसेट्स अमाउंट इन रुपीज, हम ये बनाएंगे। आप लोग प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ बहुत आराम से क्वेश्चन करेंगे। मेरा ये कहना है कि अभी क्वेश्चन अगर 20 मिनट में हो सकता है तो 35 मिनट में करेंगे। आज टाइम है हमारे पास, धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी स्पीड, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी और एसेट्स हो गई। चलिए मुझे सवाल देखकर बताइए। सर, हाँ जी सर आपने लिखा है ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जी, एज ऑन 31 मार्च 2022, हाँ तो इसके पास में ये और 1 अप्रैल 2022 ही है या फिर ये 23 होगा? हाँ, ये देखो, आपका नाम? सर पार्थ। पार्थ, मेरे हिसाब से आप भी भारत के ही हैं? हाँ सर। इंडिया के। तो मार्च के बाद अप्रैल में ईयर कब बदलता है? मार्च सर 22 है तो अप्रैल भी तो 22 ही होता है, समझे आप? ओके सर, कंफ्यूज हो गया। हाँ हाँ, दिसंबर 22 के बाद जनवरी 23 आएगा, पर मार्च 22 के बाद अप्रैल 23 थोड़ी आ जाएगा, अप्रैल 22 ही आएगा। हाँ पर सर, ऐसा हो कंफ्यूज जाता हो है, गया। कोई बात नहीं उसमें, है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब आप सभी लोग बहुत सिंसियरली करना है। सभी लोग सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन दे देंगे, ऐसा नहीं जो पहले इंफॉर्मेशन दिख रही वही हमें यूज करनी है, हमें अपने हिसाब से सोचना है। एक अकाउंटेंट को सबसे पहले क्या चाहिए होते हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो मैं पहले अकाउंटिंग कर रहा हूं ना मैं, तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा। मुझे सवाल देखकर आप लोग बताते जाएंगे। बताइए पहला, 31 मार्च 22 वाला कॉलम देखना। अच्छा आप कैसे देखेंगे, मुझे ही दिखाना पड़ेगा। एक तो ये बड़ा दुख है जीवन में यार, मैं कैसे करूं, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। हाँ जी, कोई बुक नहीं लाते आप लोग, है ना? चलो, फर्नीचर, फर्नीचर कितना? 1 लाख। चलो मैंने दिखा भी दिया। फर्नीचर नीचे है ना ये वाली, तो मेरे साथ तो बहुत दिक्कत होने वाली है भैया। फर्नीचर बोलिए कितना है? 1 लाख। फिर स्टॉक इन ट्रेड है तो 60,000, लिखते जाएं सब लोग साथ साथ, 60,000। देन डेटर्स 1,20,000। फिर बोले प्रीपेड एक्सपेंस कैश। प्रीपेड एक्सपेंस, किसी के दिमाग में कोई भी डाउट आए इमीडिएट पूछ लें। प्रीपेड एक्सपेंस है ही नहीं ना, डैश, क्वेश्चन मार्क नहीं लगा, देखिए डैश लगा हुआ है तो हो सकता है नहीं हो। नेक्स्ट, कैश का बैलेंस बताएं,
22,000 और फिर लाइबिलिटी में क्रेडिटर्स बताएं, क्रेडिटर्स जो है वो 40,000 और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताएं 12,000। ये हमारे क्लाइंट ने हमें इंफॉर्मेशन दी, उसने हमसे कहा कि भैया मेरा ट्रेडिंग पीएनएल बना के बता दो। हमने कहा बना देते हैं। कन्वर्जन मेथड है, इसलिए अधूरी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। हाँ, ओपनिंग बैलेंस लिख दिए सारे। देखो ध्यान से सुनना, सवाल में ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार बाद में भी ओपनिंग बैलेंस दिए होते हैं, मतलब बिखरा हुआ सवाल भी आ सकता है। हालांकि ये सवाल हमने पढ़ लिया, इसमें नहीं है, वरना आपको कैसे नजर जाएगी? जहां भी 31 मार्च 22 लिखा है वो बैलेंस ओपनिंग है इस साल के लिए। इज दिस क्लियर? चलिए, असेट और लाइबिलिटीज उसने हमें दे दी थी, और जाहिर सी बात है असेट और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस है वो क्या होता है बताएं? कैपिटल। लेकिन कैपिटल तो लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्वेश्चन है, हो सकता है कोई और इंफॉर्मेशन भी अभी बाकी हो। अगर इस बैलेंस शीट में कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस 100% ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, लेकिन हो सकता है कि अभी कोई इंफॉर्मेशन बाकी हो, वी डोंट नो। वैसे इस क्वेश्चन में तो नहीं दिख रहा मुझे, तो मेरा तो अनुभव भी हो चुका है ना, मुझे तो मालूम है क्या होने वाला है, समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है आएगी बैलेंसिंग फिगर कैपिटल, लेकिन हम अभी उस कैपिटल को लिखेंगे नहीं, फिर काटा पीटी होगी, गलत आ जाएगी, क्यों करें, है कि नहीं? तो ये पहली स्टेप हो गई। अब बताइए ट्रेडिंग पीएनएल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? लेजर, सब्सिडरी बुक, जर्नल, ठीक है। तो अब हमें प्रॉपर डबल एंट्री सिस्टम में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हमें प्रॉपर लेजर बनाने पड़ेंगे। एंट्री और सब्सिडरी बुक्स बनाना नहीं पड़ती आपको, वर्किंग नोट में कभी भी जर्नल एंट्री नहीं होती, पर लेजर अकाउंट्स के मार्क्स होते हैं। तो बस सारे अकाउंट आप लोगों को खोल देने हैं, असेट्स के और लाइबिलिटीज के। कोई बताएगा असेट के बैलेंस डेबिट होंगे कि क्रेडिट? असेट के, मैंने ये नहीं पूछा उसे कहां लिखना है। असेट्स और एक्सपेंस के हमेशा डेबिट होते हैं बैलेंस, और लाइबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस के तो बैलेंस बचते ही नहीं है। असेट के बैलेंस हमेशा क्या होते हैं? डेबिट, और लाइबिलिटी के क्रेडिट। देखो एक बात अपने दिमाग में रख लो, अकाउंट से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 4 चीजें हैं और 2 ट्रीटमेंट है बस, ठीक है। तो चलिए दूसरा वर्किंग नोट हम बनाना शुरू करते हैं। बैलेंस शीट के एसेट साइड में देख के बताएं कौन सा अकाउंट है? फर्नीचर अकाउंट। अब क्वेश्चन की लेंथ के हिसाब से हमको थोड़ा मार्जिन सोचना पड़ता है, 4 से 5, 3 से 4 लाइन में अकाउंट बनाने, 4-5 लाइन में, ठीक है ना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बताइए, बोलिए। 1 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बोलिए, किसी को डाउट है तो पूछें। पहला क्वेश्चन में मालूम डबल टाइम लेने को तैयार हूं, जितना लगना चाहिए उससे डबल टाइम लेने को मैं तैयार हूं अभी। हाँ, तो आपके मन में क्या हो सकता है कि अरे फर्नीचर बैलेंस शीट में लिख दो, न क्लोजिंग फर्नीचर क्लोजिंग बैलेंस, ये तरीका गलत है। तरीका, सही तरीका एक ही है, ध्यान रखना, ये जो मैं कह रहा हूं इस तरीके को फॉलो कर लिया ना, जीवन में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी, अकाउंट्स इजी लगेगा आपको, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन फर्नीचर 1 लाख। नेक्स्ट बोलो कौन सा अकाउंट था? स्टॉक। ये मैंने स्टॉक अकाउंट खोल दिया। आपके मन की बात बता देता हूं, आपको जैसे ओपनिंग स्टॉक दिखता है ना, आप आओ देखो ना ताओ, आप सीधे ट्रेडिंग में लिख देते हो उसे, ये आपकी आदत है। लेकिन स्टॉक मैंने अकाउंट खोला, आज पहली बार आपको स्टॉक अकाउंट बनाना भी सिखाया जाएगा कि देखो यार स्टॉक अकाउंट भी बनता है। कितना? 60,000। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, 3 से 4 लाइन में अकाउंट बना रहे हैं, आप मुझे बैलेंस बताते जाएंगे। नेक्स्ट असेट में बोलिए क्या था? डेटर्स, वर्किंग नोट नंबर 4, डेटर्स अकाउंट। मेरे साथ क्लास में वही लोग पढ़े जो वाकई पढ़ना चाहते हैं अच्छे से। मैं बहुत मजाक किया हूं, आपको पता ही है सारी चीजें, लेकिन ये इनसिंसियरिटी, इरेगुलरिटी में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। कई लोगों की आदत होती है बैलेंस की जगह बैल लिखते हैं, बैल नहीं लिखना चाहिए। कितना? 1,20,000। डेटर्स अकाउंट, अकाउंट के ऊपर हेडिंग पूरी आनी चाहिए। 5वें नंबर पे बताइए। हाँ बिल्कुल, प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट।
कोई दिक्कत नहीं है ना, अकाउंट खोलने में जा क्या रहा है अपना। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, शायद अभी नहीं है डैश, छोड़ देते हैं, हम आगे बढ़े। नेक्स्ट बोले, कैश है क्या, पक्का। देखो कैश और बैंक जब भी हो ना, ये पहला क्वेश्चन है, मेरी हर बात का ध्यान देना, बाद में सब नोट भी करवाऊंगा। कैश और बैंक के ट्रांजैक्शन जनरली बिजनेस में ज्यादा होते हैं, है ना, तो इसके अकाउंट की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बड़ी होनी, लंबा अकाउंट बनना चाहिए। तो ये हम छठे नंबर पे कैश अकाउंट बना रहे हैं, बैंक बैलेंस है ही नहीं इसमें सवाल में। और कैश अकाउंट 10 से 12 लाइन में बना दे, थोड़ा मार्जिन भी रख दिया करो, 2-3 लाइन छोड़ के, थोड़ा सारी चीजें, क्योंकि एग्जाम में गलती ना हो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बताएंगे, हाँ जी, 22,000, यहां पे ये आ गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 22,000। नेक्स्ट बोलेंगे, कैश हो गया, एसेट साइड हो गई। अब आ जाएंगे हम कौन सी साइड में, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में बताएं कौन सा अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 7 पे आ रहा हूं मैं। 7 में कौन सा है, क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स अकाउंट में बना देता हूं। इसमें टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूं या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बोले, 40,000। क्या और कोई लाइबिलिटी है भाई साहब, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये भी हम अकाउंट खोल देते हैं। मैंने अक्सर ये देखा है कि हमने बचपन से ये पढ़ा कि भाई अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है, और अधिकतर चैप्टर्स में हमको पढ़ाया कैसे जाता है, बिना डबल एंट्री सिस्टम के, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, ये जोड़ दो, ये घटा दो, मतलब उस अकाउंट्स को मैथ्स बना के छोड़ दिया है। जबकि अकाउंट्स इज नॉट अबाउट प्लस माइनस, अकाउंट इज ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट बनाएंगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हमने बना लिया। डेफिनेटली आपके मन में ये भी आएगा कि सर इतने सारे अकाउंट में एग्जाम में टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो ठीक है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगी तो आपको ये भी समझ में आएगा कि यार ये वाला अकाउंट इग्नोर कर सकते हैं, पर मेन अकाउंट्स के तो नंबर होते हैं, बनाने ही पड़ेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बताइए कितना, 12,000। और कोई लाइबिलिटी बोलिए, क्या बात कर रहे हो, है मेरे हिसाब से तो और कोई लाइबिलिटी नहीं है। अरे बैलेंस शीट देखो ना अपनी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग वाला, हाँ जी, वो तो अभी है ही नहीं, आपको जो बैलेंस शीट वो तो आगे की बात है, बोलो, कैपिटल है ना, अरे अमाउंट नहीं पता तो क्या हुआ, है तो सही, हाँ कैपिटल, तो ये कैपिटल अकाउंट। आपने कहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो ये अभी है ही नहीं। और कैपिटल के लिए मैं लिख देता हूं भैया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट बोलिए, कैपिटल का अमाउंट बोलिए, नहीं पता, निकालना मत, मैंने खुद ने मना किया नहीं निकालना, ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखने थे, बैलेंस शीट प्रॉपर बनाई, ओपनिंग बैलेंस शीट होनी चाहिए, क्योंकि क्या, अच्छा बिजनेस का ये पहला साल होता तो क्या ओपनिंग बैलेंस होते, नहीं, फर्स्ट ईयर ही होता तो ओपनिंग बैलेंस होते ही नहीं, लेकिन ये बिजनेस पहले से चला आ रहा है, इसलिए पिछले साल के क्लोजिंग इस साल के ओपनिंग बैलेंस थे, हाँ है ना, ये हो गया साहब। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये सवाल हमारे सामने, चलिए अब ओपनिंग बैलेंस के बाद सवाल में क्या दिया है जरा देखें, जल्दी बताएं क्या दिया है। ये ओपनिंग बैलेंस हो गए ना, अब क्या दिए, क्लोजिंग बैलेंस दिए कि नहीं, लेकिन नहीं, ये क्या देते उससे मुझे मतलब नहीं, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होते हैं, ओपनिंग बैलेंस होते हैं, फिर ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजैक्शन की एंट्रीज होती है, हाँ या ना, और उसकी पोस्टिंग होती है, फिर बाद में क्लोजिंग बैलेंस आते हैं, राइट और रॉन्ग। तो क्वेश्चन में वो किसी भी ऑर्डर में इंफॉर्मेशन दे, हमारा तरीका ये होगा। अब क्लोजिंग बैलेंस को मैं अभी भूल जाता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं इससे, मैं अपने क्लाइंट राम प्रकाश से पूछूंगा भाई या तो मैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड से निकाल देता हूं, और या मुझे और इंफॉर्मेशन दे, तो उसने मुझे और इंफॉर्मेशन दी। चलिए पहली इंफॉर्मेशन, रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स कितना, 4,20,000। मैंने इसीलिए आपको सिखाया था हाउ टू
हाउ टू मेक द एंट्रीज। आप पर्सनल रियल नॉमिनल से चल रहे थे, मैंने साफ मना कर दिया वैसे नहीं चलना है। बताइए एंट्रीज कैसे बनाएंगे। चार चीजें हैं, असेट, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। लायबिलिटी और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। बात खत्म। चार चीजें, दो ट्रीटमेंट, अकाउंट्स खत्म। हर चैप्टर ऐसे ही करेंगे, वरना याद रखना पड़ता इसमें ऐसा करते, पार्टनरशिप में ऐसा होता, सब में एक जैसा होता है। आप देखेंगे आगे। चलिए, तो रिसिप्ट फ्रॉम डेटर्स एंट्री बनाइए। बिजनेस में कैश आया, कैश नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, डेटर्स कम हो गए, डेटर्स भी असेट है कम हो गए क्रेडिट। एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में आकर टू डेटर्स अकाउंट लिख दिया। अमाउंट बोलना कितना था? 4,20,000। ऑर्डरली पोस्टिंग करो, ऐसा नहीं जो अकाउंट पहले दिख गया वहां लिख दिया। जो अकाउंट डेबिट हुआ पहले उसकी डेबिट साइड में आओ और टू डेटर्स लिखो, क्रेडिट वाले का नाम लिखो, और डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हुआ उसकी क्रेडिट साइड में जाकर बाय करके बाय कैश अकाउंट 4,20,000 लिख दो। एक्चुअली मालूम, अकाउंट्स में डाउट का कोई रोल ही नहीं है। जिसको एंट्री नहीं आती उसको डाउट आते हैं। कैश टू डेटर्स, एनी डाउट? कैश में टू डेटर्स, डेटर्स में बाय कैश, बात खत्म। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पेड टू क्रेडिटर्स 2 लाख, क्रेडिटर्स को पैसे दिए। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स नाम की लायबिलिटी कम हो गई डेबिट, और कैश चला गया, असेट कम हो गई क्रेडिट। एंट्री आपके सामने है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हुआ तो पहले उसकी डेबिट साइड में आकर मैंने टू कैश अकाउंट लिख दिया। कितना? 2 लाख। 2 लाख ही था ना? और कैश अकाउंट आपको पोस्टिंग करना आती होगी, आती है, बस वही करना है। कैश क्रेडिट हुआ तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ तो उसकी क्रेडिट साइड में जाके लिख दिया बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 2 लाख। बात खत्म। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट इज, एक मिनट, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन 40,000 रुपए का है, तो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा हुआ होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है तो पे किया होगा। एंट्री क्या बनेगी भाई बताएं? ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, और कैश चला गया, असेट चली गई क्रेडिट। एंट्री होगी ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मैंने यहां ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट बना दिया। सर जरूरी है क्या ये अकाउंट बनाना? बिल्कुल नहीं, कुछ अकाउंट इग्नोर भी करने पड़ते हैं, लेकिन अभी चूंकि ये पहला क्वेश्चन है हम सब बनाएंगे। हो गया ट्रांसपोर्टेशन। देखिए आप जो करना चाहते हैं वो कुछ अलग है, मेरी बात सुनना। मैं तो डबल एंट्री फॉलो कर रहा हूं ना, मैं तो डबल एंट्री फॉलो कर रहा हूं ना। आपसे मैं पूछूं अकाउंटिंग कैसे होती है तो बोलो कैसे होती है? डबल एंट्री सिस्टम से होती है ना। तो जब आप डबल एंट्री सिस्टम से होती है, आप वो फॉलो करना चाहते नहीं हो, और मैं कर रहा हूं तो मुझे देख रहे हो, है ना? तो मैं तो वही कर रहा हूं जो होता है, जो होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके टू कैश अकाउंट 40,000, 40 ही था ना, और कैश में आके बाय ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट 40,000। मैं और कुछ करता ही नहीं हूं, एंट्री करो और पोस्टिंग कर दो, जो अपने आप होना होगा हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। ड्राइंग्स 1,20,000। आप लोगों की गंदी आदत है, जैसे ही ड्राइंग्स दिखी कैपिटल में से माइनस कर दिया, है कि नहीं? बोलिए ड्राइंग्स की एंट्री बोलिए मेरे सामने। ड्राइंग्स असेट है, बोला था ना, ड्राइंग्स नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और कैश नाम की असेट कम हो गई क्रेडिट। अगली एंट्री बनी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में आकर पर्टिकुलर अमाउंट सब बाद में लिख लेना आप, अभी टी फॉर्म में आप अकाउंट करो क्वेश्चन फेयरली, लेकिन रफ में नहीं करना है, करना अच्छे से है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, उसकी डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट, अमाउंट बोलिए 1,20,000। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ
उसकी डेबिट में आके टू कैश, और कैश में आके बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट 1,20,000। ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके टू कैश, कैश में आके बाय ड्रॉइंग्स। यही अकाउंटिंग है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, सुंदरी एक्सपेंसेस कितने, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने, 140। एंट्री बोलिए, अरे एंट्री बोलो यार। हाँ, कुछ भी नहीं दिया तो सन्ड्री एक्सपेंस पे किए होंगे, तो 12 नंबर अकाउंट खुल जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट बना लिया हमने, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ भी पूछना है इमीडिएट पूछ लें। सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में आके टू कैश अकाउंट कितना, क्या था अमाउंट, 1,40,000, और कैश में आके बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रॉपरली एंट्री बोलते जाओ और डेबिट क्रेडिट करते जाओ। 140। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री एक्सपेंस भी होगा। ओ, फर्नीचर भी खरीदा भाई साहब इसने, कितने का, 20,000। फर्नीचर खरीदा, कुछ नहीं दिया तो कैश में खरीदा होगा। एंट्री बनाइए, फर्नीचर नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट, कैश नाम की एसेट चली गई क्रेडिट। एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर में टू कैश 20,000, और कैश में आके बाय फर्नीचर अकाउंट 20,000। कोई समस्या, इज दिस क्लियर। फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर में टू कैश, कैश में बाय फर्नीचर। चैट में किसी ने कुछ कहा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, फर्नीचर टू कैश के बाद नेक्स्ट अब हमारे क्लाइंट ने, हेलो, हमें अदर इंफॉर्मेशन भी दी। उसने क्या कहा, देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स, देयर वर कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कैश सेल्स। उसने ये तो बता दिया कैश सेल्स थी, लेकिन अमाउंट कितना था उसने नहीं बताया। देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ये पहला क्वेश्चन है, आप मुझसे क्वेश्चन अप्रोच करने का तरीका समझिए। कैश सेल हुई है, ये तो कंफर्म हो गया, एंट्री बोलिए। कैश आया तो कैश नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट, सेल्स इनकम है, रेवेन्यू है, इनकम बढ़ गई तो क्रेडिट। एंट्री आपके सामने है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हाँ है ना, ठीक है भाई। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके टू सेल्स अकाउंट लिख देता हूं। अरे अमाउंट नहीं है तो क्या हुआ, होना तो यही है। आप ये मानिए अकाउंट्स बहुत ज्यादा इजी है, यही होना है। सीए में फाइनल में आ जाओगे, किसी बड़ी से बड़ी कंपनी के सीए मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन जाओगे, उस दिन भी कैश सेल की एंट्री यही होना है, ठीक है। इसलिए कुछ दम नहीं है, चार चीजें और दो ट्रीटमेंट। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ भाई साहब, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो उसकी क्रेडिट साइड में जाकर मैंने लिख दिया बाय कैश अकाउंट। सर आप तो सारे ही अकाउंट खोल रहे हो, तो क्या दिक्कत है, मैं अकाउंटेंट हूं ना। अरे भाई अकाउंटेंट हूं तो अकाउंट खोल रहा हूं, कितना है अमाउंट नहीं पता, छोड़ो, अमाउंट नहीं पता मुझे, मैं क्या करूं, मैं बढ़ूं आगे। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट बोले क्या है भाई, नेक्स्ट आ गया, अरे यार ये बड़ा दुख है। क्रेडिट परचेज ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 2,30,000। इसने बोला था मैंने उधार भी माल खरीदा था, परचेस की थी। एंट्री बनेगी, परचेस हमारा खर्चा है, परचेस बढ़ गई, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट, क्रेडिटर्स बढ़ गए, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट। एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अकाउंट नंबर 14 मैंने खोल दिया, परचेज अकाउंट बना लेते हैं। उसकी डेबिट साइड में आकर टू क्रेडिटर्स अकाउंट,
कितना भाई साहब? 2,30,000। अरे कोई जरूरी थोड़ी है कि जैसा स्टडी मटेरियल में किया हो वैसे ही करना है, ठीक है ना भाई? आपकी एग्जामिनेशन में भी सॉल्यूशन तो आने वाला नहीं है, आपको खुद करना है। और ये जरूरी थोड़ी मैं कोई यहां पे इधर देख देख के थोड़ी ना कराना है, मुझे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कराना है, ठीक है? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट साइड में अगर टू क्रेडिटर्स हमने लिख दिया, और क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट, तो उसमें हमने बाय परचेज अकाउंट लिख दिया 2,30,000। बहुत ही बढ़िया बात हो गई है। अब चूंकि एक आखिरी बात यहां बची हुई है, प्रोवाइड क्या लिखा है देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक्सटेंट ऑफ 10% ऑन डेटर्स। इसको मैं बिल्कुल आखिरी में डिस्कस करूंगा आपके साथ। मान लो सवाल यहां खत्म हो गया, इस प्रोविजन को भूल जाए एक बार, ये हो गया, बनाना है प्रोविजन। अच्छा एक बात बताइए, खैर इस पे भी हम बाद में बात करेंगे। प्रोविजन सुना तो होगा आपने, प्रोविजन बनाते हैं कि नहीं डाउटफुल डेट्स पे? हाँ तो बना लेंगे अभी। चलो क्या करा, स्टेप 1 बोलो क्या थी? क्वेश्चन को पढ़ना। उसके बाद स्टेप 2 क्या थी? उसको रिटेन कर लेना। स्टेप 3 जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लेना, ट्रेडिंग मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। और स्टेप 4 नोट्स, अजम्पशन और वर्किंग नोट। इज दिस क्लियर? और हमने सबसे पहले क्या लिखे? ओपनिंग बैलेंस। फिर क्या किया? ड्यूरिंग द ईयर के ट्रांजेक्शन की एंट्री और पोस्टिंग कर दी। और अब क्या करें? क्लोजिंग बैलेंस। क्या है? क्लोजिंग बैलेंस दिए थे ना हमारे क्लाइंट ने, हमें क्लोजिंग बैलेंस भी तो दिए। चलो एक एक करके बताना। फर्नीचर का क्या बैलेंस दिया है उन्होंने? बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना, जल्दी बताएं? 1,20,000। ठीक है, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये तो पता होगा आपको, असेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस आ रहा है, तो क्लोजिंग बाय बैलेंस। अगले साल जब ये अकाउंट खुलेगा तो अगले साल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20 हो जाएगा। ये तो पता है ना थोड़ा सा तो। हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस बोलिए। 20,000। अब देखो आपके दिमाग में क्या आ रहा है मालूम, मैं बता रहा हूं, बैलेंस शीट में लिख दो, ट्रेडिंग में लिख दो, यही आ रहा है। लेकिन नहीं, आप खुद सोचिए, ट्रेडिंग में पीएनएल में बैलेंस शीट में बैलेंस कहां से आते हैं? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में कहां से आते हैं? लेजर से। कहां से आते हैं? तो लेजर बनता है। आपको आज मैं सिखा रहा हूं कैसे होते हैं, अकाउंटिंग होती कैसे है। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखोगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना है बोले? 20,000। अभी लेजर तो कंप्लीट हो तो फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। अरे बिना लेजर कंप्लीट के फाइनल अकाउंट बन जाएंगे क्या? तो फिर ये लेजर चल रहा है अभी। इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्रॉपर कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा, फिर फाइनल अकाउंट बनाऊंगा। इज दिस क्लियर? बाय बैलेंस कैरीड डाउन 20,000 लिख दिया। असेट है ना, इजी। असेट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है तो क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरीड डाउन ही आएगा। नेक्स्ट बोले क्या है? डेटर्स में बताएं। बाय बैलेंस, और देखो थोड़ी जगह छोड़ना, क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में आता, बीच में मत लिख देना। तो मैंने आपसे बोला 4 से 5 लाइन में अकाउंट बना रहे हैं तो लास्ट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस, क्योंकि सुनो चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, हो सकता है कोई और मिसिंग इंफॉर्मेशन निकल जाए। तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन बताइए कितना? 1,40,000। ठीक है, नेक्स्ट बोले। प्रीपेड एक्सपेंस का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन तो कुछ भी नहीं था, लेकिन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया है क्या? बताइए, बाय बैलेंस कैरीड डाउन दिया है क्या? कितना? 4,000। आप अप्रोच सीखिए मुझसे, मैं अप्रोच ही बता रहा हूं, अकाउंटिंग ऐसे ही होती है, हाँ या ना? चलिए, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,000। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। कैश नहीं है? अच्छा बाद में दिया होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोले। टू बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिटर्स का क्वेश्चन नील है क्या कि क्वेश्चन मार्क है? हाँ नील, ऐसे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, आराम से टू बैलेंस लिख तो दो, नील होगा तो नील लिख देंगे। टू बैलेंस कैरीड डाउन, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरीड डाउन, ऐसे ही आएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो टू बैलेंस कैरीड डाउन बोले। हाँ जी, 20,000। टू बैलेंस कैरीड डाउन 20,000। जो क्वेश्चन में दिया वो लिखो। आपका डाउट मालूम क्या है? आप कुछ और करना चाहते हो। अब कुछ और क्यों करना चाहते हो? अकाउंटिंग जैसी होती है वैसे करना पड़ेगी ना।
अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे चलती है, एक अकाउंट डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, वो कर दिया मैंने। अब क्लोजिंग बैलेंस दिए तो उसको वैसे लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट बोले, कैश का बैलेंस दिया है कितना, बाय बैलेंस कैरीड डाउन, लास्ट में, बीच में मत लिख देना, बस लास्ट लाइन में एक टोटल की जगह छोड़ के। जहां जितना लंबा अकाउंट बनाया तो क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में आना चाहिए, बस टोटल की जगह छूट के पहले। हो गया बाय बैलेंस कैरीड डाउन। सारे क्लोजिंग बैलेंस हो गए क्या, मतलब जो क्वेश्चन में दिए थे हो गए, बस। चलो स्टेप नंबर 1 बताइए, हमने क्वेश्चन कैसे किया। क्वेश्चन पढ़ लिया नहीं, पहली स्टेप क्या थी क्वेश्चन स्टार्ट करने की, सबसे पहले लिखे ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखे, फिर क्या करा ड्यूरिंग द ईयर के। अच्छा एक बात बताओ, ड्यूरिंग ओपनिंग बैलेंस है, सुनना ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं, सुनो इधर, ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, ड्यूरिंग द ईयर के सारे ट्रांजेक्शन दे देता तो फिर क्लोजिंग बैलेंस हम ही निकाल लेते, यस और नो। इसने ओपनिंग बैलेंस दिया, ड्यूरिंग द ईयर के कुछ ट्रांजेक्शन मिसिंग है, इनकंप्लीट रिकॉर्ड और क्लोजिंग बैलेंस है, तो लॉजिक से सोचो, ओपनिंग और ड्यूरिंग द ईयर पता होगा तो क्लोजिंग निकल जाएगा, ओपनिंग और क्लोजिंग पता होगा तो ड्यूरिंग द ईयर निकल जाएगा। अरे हाँ है ना, अरे क्लोजिंग और ड्यूरिंग द ईयर पता होगा तो ओपनिंग निकल जाएगा, यस और नो। अरे ये तो बचपन से चला आ रहा है, x + y = 6, तो x पता होगा तो y निकल जाएगा, y पता होगा तो x निकल जाएगा, आना वही है। एनी डाउट इन दिस। बस अब हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिए, अकाउंटिंग ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजैक्शन जो भी दिए थे उसकी एंट्रीज और पोस्टिंग कर दी, फिर उसने जो क्लोजिंग बैलेंस दिए थे उसको लिख दिया कि नहीं। अब हम एक एक करके अकाउंट को बंद करेंगे या बैलेंस करेंगे, हाँ है ना, एक एक करके। चलो पहला अकाउंट देखो कौन सा है वर्किंग में, फर्नीचर अकाउंट। कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट। बोलो साल की शुरू में कितना था, अरे कितना था, कितना और खरीदा, तो 1/20 का हो गया, और कितना बचा, लो टल्ली टैली टल्ली टल्ली हो गया। मन में डाउट आया, सर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, अरे नहीं है ना डेप्रिसिएशन, अरे डेप्रिसिएशन होता तो इंफॉर्मेशन देता ना, वो नहीं है कोई डेप्रिसिएशन। उसने बोला मेरा 120 का फर्नीचर है, तो हो सकता है डेप्रिशिएट नहीं हुआ हो, हाँ है ना। क्या ये अकाउंट टैली हो गया, टैली हो गया, बताइए फर्नीचर अकाउंट बंद हो गया, सब लोग जवाब देना, फर्नीचर अकाउंट बंद हो गया क्या, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। बंद हो गया सर। नहीं हुआ बंद, मेरे हर सवाल के पीछे कुछ ना कुछ है। ये अकाउंट बैलेंस हुआ है, क्या हुआ है, असेट और लायबिलिटी के अकाउंट बैलेंस होते हैं, क्या होते हैं, हाँ वो असेट लायबिलिटी खत्म ही हो जाए तो बंद हो जाएगा, लेकिन असेट और लायबिलिटी के अकाउंट बैलेंस होते हैं और इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट बंद होते हैं। इसलिए फर्नीचर अकाउंट बंद नहीं हुआ है, वो बैलेंस हुआ है। इज दिस क्लियर। हर बात पे मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मेरे साथ पढ़ोगे तो एक एक बात का रीजन, लॉजिक, कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा आपको। और मैं कोई महान अपने आप को नहीं जता रहा हूं, मेरे गुरु ने मुझे ऐसे पढ़ाया है, मेरे सर ने मुझे ऐसे पढ़ाया है, मैं जो भी उनकी वजह से हूं, और जो उन्होंने मुझे दिया है वही मैं सबको दूंगा, ठीक है, शांति। नेक्स्ट बोले क्या है भैया, नेक्स्ट अकाउंट बोलो, हेलो, स्टॉक। नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, स्टॉक। अब आप मुझे बताइए आपके हिसाब से ये ओपनिंग स्टॉक कहां जाना चाहिए था, इतना तो पड़ा होगा, ट्रेडिंग में कहां जाना चाहिए, तो अकाउंट्स में ऐसे ही कुछ जाता आता नहीं, एंट्री होती है, क्या होती है, ये स्टॉक का डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करेंगे तो क्रेडिट, इसको खत्म करेंगे तो, अरे वो तो नॉर्मल बात है, +2 को खत्म करना है तो -2 को खत्म करना है तो +2, अकाउंट में डेबिट खत्म करना है तो क्रेडिट खत्म करना है तो स्टॉक यहां से क्रेडिट होगा, खत्म होगा, और कहां डेबिट होगा, ट्रेडिंग में। एंट्री बोली है, आज तक आपने शायद ओपनिंग स्टॉक की एंट्री बोली ना बोली है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, हाँ है ना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके टू स्टॉक अकाउंट, आप उसको ओपनिंग स्टॉक लिखे, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है,
कितना बोलिए, कितना था ओपनिंग स्टॉक? 60,000। ट्रेडिंग में चाहता तो डायरेक्ट लिखवा देता, आपके लिए इजी भी था वो, पर फिर अकाउंटिंग कहां सीखी आपने? आप 11th क्लास में भी वही सीख रहे थे और आज सीए में इंटर में भी वही सीख रहे हैं, लेवल ही नहीं बढ़ रहा आपका। ट्रेडिंग में आके टू स्टॉक अकाउंट, और स्टॉक में आके क्या लिखूंगा बोलना, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। एक तरीके से ये स्टॉक अकाउंट को तुम, अगर आप लोग स्टॉक अकाउंट को ओपनिंग स्टॉक देखोगे तो आपको वो अकाउंट बंद दिखाई देगा, हाँ या ना? अरे देखो ना, डेबिट क्रेडिट होके जीरो हो गया ना वो। अब स्टॉक अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक नहीं है, अब वो ट्रेडिंग में जा चुका है। एंट्री क्लियर हुई? ट्रेडिंग टू स्टॉक, ट्रेडिंग टू, ठीक है ना? ये जो, अच्छा एक बात और, ये जो असेट और एक्सपेंस बढ़ते हैं, डेबिट कम होते हैं क्रेडिट, लायबिलिटी इनकम बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है डेबिट, ये ट्रांजेक्शन की एंट्री के रूल हैं। ईयर एंड पर जब फाइनल अकाउंट बनता है तो आपने पढ़ा होगा एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, सुना है ना? उन एंट्रीज को तो नॉर्मल तरीके से बनाना चाहिए। कैसे? अरे स्टॉक का डेबिट बैलेंस है, खत्म करना है क्रेडिट, और कहां पे भेजना है? ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। क्या ये क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ू? अच्छा, ये 60 डेबिट हो गया, 60 क्रेडिट हो गया, तो स्टॉक में जीरो आ गया। लेकिन देखो इस नालायक अकाउंट को अभी भी बैलेंस शो कर रहा है, क्लोजिंग का शो कर रहा है ना? तो बैलेंस आया है, इसका मतलब एंट्री हुई होगी। अरे एंट्री और पोस्टिंग होती तो ही तो बैलेंस बचता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाइए। क्या एंट्री होती है बताएं? क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री मैं समझाऊंगा नहीं अभी, आपको आनी चाहिए वो तो। अरे स्टॉक टू ट्रेडिंग, अरे ट्रेडिंग में बाय स्टॉक आता है कि नहीं? अगर मैं आपसे बोलूं, सुनना, इसको सुन लेना, सैलरी अकाउंट में लिखा है टू कैश, अरे एंट्री से पोस्टिंग होती है, तो पोस्टिंग देखकर भी तो एंट्री बता सकते हो। सैलरी अकाउंट में लिखा है टू कैश, तो इसका मतलब एंट्री हुई सैलरी टू कैश। या कैश अकाउंट में लिखा है बाय सैलरी, तो इसका मतलब एंट्री क्या हुई है? सैलरी टू कैश। अरे हाँ है ना? तो आपको पता है भाई, कुछ तो मैंने नहीं बताया, आपको पता है कि स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आता है कि नहीं? तो ट्रेडिंग में अगर बाय स्टॉक आ रहा है तो एंट्री बोलने में शर्म कैसी, जल्दी बोलो, सेल के लिए जगह छोड़ना। अमाउंट कितना है? हाँ जी, एंट्री क्या बनी जरा बताना, एंट्री बोलो। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, मैं इसका लॉजिक भी समझाऊंगा इस एंट्री का, पर अभी नहीं। स्टॉक में आके क्या लिखोगे बोलो? टू ट्रेडिंग अकाउंट 60, स्टॉक में आके, और जिसको सॉरी 20, जिसको भी डाउट आ रहा है ना, उसके डाउट का कारण मालूम क्या है? वो एंट्री नहीं बोल रहा है। अगर अकाउंट्स में आपने एंट्री बोल के सवाल किया, डाउट आएगा ही नहीं। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग, तो स्टॉक बिना सोचे समझे स्टॉक में जाके टू ट्रेडिंग लिख दो, ट्रेडिंग में जाके बाय स्टॉक लिख दो, आपको कुछ और सोचना ही नहीं है। स्टॉक में टू ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में थोड़ा सेल्स के लिए जगह छोड़ के बाय स्टॉक लिख दिया। आप चाहो तो बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, तो बच्चों वाली बातें हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है, वो तो एंड में है तो क्लोजिंग है, और ओपनिंग शुरू में तो ओपनिंग है ना? अब जो मैं बोलूं आंसर दे। क्या स्टॉक अकाउंट टैली हो गया? 80 80। क्या स्टॉक अकाउंट टैली हो गया? पर क्या स्टॉक अकाउंट बंद हो गया? बैलेंस हो गया। क्या हो गया? बैलेंस हो गया। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, बड़े आगे। तीसरे नंबर पे हमारे सामने आते हैं डेटर्स। क्या आते हैं? डेटर्स। डेटर्स, चलिए, तो डेटर्स साल की शुरुआत में कितने थे? 1/20। लेकिन साहब पैसा कितना आ गया? 4/20। और 4/20 आने के बाद भी कितना बता रहे हैं अभी भी लेना? 1/40। क्या कोई बेड डेप्ट है? बेड डेप्ट, प्रोविजन नहीं पूछ रहा हूं, प्रोविजन अलग होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट का मतलब है लॉस होने की संभावना, और बेड डेप्ट का मतलब है लॉस हो चुका है। क्या कोई बेड डेप्ट है? क्या कोई डिस्काउंट है? सवाल में कोई और इंफॉर्मेशन? तो फिर मैं इस डेटर्स अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा दिखाई दे रही तो उसका टोटल लगाऊंगा। 560 आ रहा है क्या? चेक करें, 560 आ रहा है क्या?
420 आ गए, 140 अभी भी लेना है, इसका मतलब 560 डेटर्स थे, लेकिन उसमें से डेबिट में कितना है बोलना, 120 तो पिछले साल के लेना थे, तो ये इधर कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, जल्दी बताओ। 4,40,000 बैलेंसिंग फिगर, ये दिया नहीं था, हमने निकाला है। और डरना नहीं, चैप्टर का नाम ही क्या था, अकाउंटिंग फ्रॉम। हमने अपने क्लाइंट को बोला कि देख राम प्रकाश ही था ना, कि अगर तेरे ओपनिंग डेटर्स 120 हैं और अगर तेरी कैश तेरे को डेटर से 420 आया, तू नहीं बताया है, और क्लोजिंग में 140 है और बाकी और कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 4,40,000 तेरे क्या है बताएं। ये कैसे पता चला सेल है, इसको सोच, वो तो इजी है वैसे, पर और सोचो, ये डेटर्स अकाउंट है ना, ये असेट का अकाउंट है ना, ये बैलेंस डेबिट में आ रहा है ना, असेट का बैलेंस डेबिट में आ रहा है, मतलब असेट बड़ी है ना, तो डेटर कब बढ़ते हैं, जब सेल्स होती है, तो ये सेल्स है, क्या है ये, और सेल्स कौन सी वाली है, क्रेडिट, तो क्रेडिट सेल की एंट्री बोलो, डेटर्स नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, सेल्स नाम की इनकम बढ़ गई क्रेडिट, मेक द एंट्री एंड डू द पोस्टिंग। डेटर्स की डेबिट साइड में आके लिख दो टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाके लिख दो बाय डेटर्स अकाउंट। कितना आया था, 4, बस खत्म हो गया क्या, एक एक करके। चलिए बताइए, क्या डेटर्स अकाउंट बंद हो गया, टैली तो हो गया, बंद हो गया, बैलेंस हुआ है, हो गया क्या, आगे बढ़ू मैं। अच्छा, एक काम और करते चलते हैं साथ साथ में। हाँ बताइए, पहला अकाउंट कौन सा आपने बैलेंस किया था, क्लोजिंग बैलेंस बताना उसका कितना है, फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 120। तो जैसे ही कोई भी अकाउंट बैलेंस हो, इमीडिएटली जाके बैलेंस शीट में लिख दो फर्नीचर 120, मतलब बात का लफड़ा ही नहीं, पहले कौन सा अकाउंट बैलेंस हुआ, फर्नीचर हुआ था ना, फर्नीचर 1 टैली हुआ, इमीडिएट बैलेंस शीट में लिख दिया। चलो दूसरा अकाउंट बोलना, स्टॉक, क्या वो बैलेंस हो गया कंप्लीट, क्लोजिंग बैलेंस बोलो उसका, क्लोजिंग ये 20,000 लिख दिया, खत्म। नेक्स्ट अकाउंट बोलो, डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बोलो, ये 440 बोलने वाले लोग गलत हैं, 440 तो बैलेंसिंग फिगर आया था, वो सेल्स थी, क्लोजिंग बैलेंस पूछ रहा हूं, 140 बैलेंस शीट में लिख दो 140। मतलब ये मैं अभी आपको सिखा रहा हूं कि जैसे जैसे अकाउंट बैलेंस हो ना, वैसे वैसे बैलेंस शीट में डालते जाओ। क्या मैं, अच्छा एक बात और, क्या, हाँ हाँ तो बना लेंगे ना प्रोविजन, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा, आप चिंता ना करें, बिल्कुल जो आपके दिमाग में है वो मेरे दिमाग में पहले से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रोविजन है, बिल्कुल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला बोलिए क्या है, हेलो, प्रीपेड एक्सपेंस, बोलो साल की, कल करवाया है, ओ भाई साहब कल करवाया प्रीपेड एक्सपेंस, है ना। अब मैं सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि साल के शुरू में है प्रीपेड क्या, देखो एंड में, इसका क्या मतलब है, इस 4,000 का मतलब बताइए। हमने इस साल पे कर दिए पर वो अगले साल के हैं, अरे हाँ या ना, तो मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब ये पे किए होंगे तो क्या एंट्री की होगी, एक्सपेंस टू कैश, एक्सपेंस टू, तो इसका ये मतलब है कि ये जो सन्ड्री एक्सपेंस हैं इसमें ये प्रीपेड शामिल है कि नहीं, ये देखो ना टू कैश। अच्छा एक बात और, प्रीपेड एक्सपेंस, कौन से एक्सपेंस प्रीपेड है ये तो दिया नहीं, तो सवाल में ट्रांसपोर्टेशन के अलावा एक ही तो एक्सपेंस है। अरे वैसे ऐसा भी हो सकता है, रेंट, सैलरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, और फिर आया आउटस्टैंडिंग रेंट, यहां तो एक्सपेंस का एक ही अकाउंट है ना ट्रांसपोर्टेशन के अलावा। हाँ जी, तो फिर मुझे ये बताइए कि एंट्री क्या बनेगी भाई साहब, हाँ जी बोलो, कल ही तो बताइए। ये हमने सन्ड्री एक्सपेंस, ये रहा सन्ड्री एक्सपेंस टू कैश कर रखा है 140, बोलो, मैं फिर पूछता हूं, कल भी पूछ रहा था मैं, बताओ इस साल पेमेंट कितना किया,
140। अरे इतना क्या सोचते हो, जहां कैश लिखा है वो पेमेंट है भाई, रिसिप्ट और पेमेंट कैश पे ही होता है। हाँ, इस 140 में 4000 है क्या? हाँ, क्यों है? प्रीपेड होते ही है। अरे प्रीपेड का मतलब ही वो पेड है, तो पेड में हो गई ना, हाँ या ना? तो इसकी एंट्री बनाई, आपको रटा हुआ है वो भूलना पड़ेगा, प्रीपेड को लेस कर दो, इसको ऐड कर दो, ये सब छोड़ो। प्रीपेड एक्सपेंस नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, और वो 4000 इस साल का एक्सपेंस नहीं है, तो एक्सपेंस कम हो गया, क्रेडिट। एंट्री बोलिए, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंस में आके टू एक्सपेंस अकाउंट 4000, और एक्सपेंस में आके बाय प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट 4000, 4000। क्या आपको याद करना पड़ा कि इसको लेस करेंगे? नहीं। अरे देखो एक मिनट, डेबिट में कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो लेस हो रही है ना, वो अपने आपको एड लेस सोचना ही नहीं है, अपने आप जो एड लेस होना है हो गया, आप टेंशन फ्री हो जाओ, हो गया। प्रीपेड एक्सपेंस टू एक्सपेंस, बताइए कौन सा अकाउंट टैली हो गया? क्योंकि ओपनिंग प्रीपेड तो था ही नहीं कुछ, बस ये टैली हो गया। ये बंद हुआ कि बैलेंस हुआ? और बैलेंस कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंसों की शीट, बैलेंसों की शीट। बैलेंस शीट की सबसे छोटी डेफिनेशन, व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंसों की शीट। तो बैलेंस को वहां ले जाते हैं, ये बैलेंस शीट में मैं प्रीपेड एक्सपेंस लिख देता हूं। एक दो थोड़ा मैंने देखो 10-12 लाइन में बैलेंस शीट बनवाई है, सुन रहे हैं आप? फिर मैंने जगह भी छुड़वाई, तो उसका रीजन ये है कि 2-2 लाइन, एक एक 2-2 लाइन छोड़कर लिखो आप। आप देखिए मेरे पास कितनी कम जगह, तो मैं कैसे ही लिख रहा हूं। प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ जी, कितना है बोलना? 4000। आगे बढ़ जाऊं क्या? नेक्स्ट, अब आता है कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? अब मैं मेरे अनुभव से एक बात बताऊंगा। किससे बताऊंगा? अनुभव। कौन सा भव? हाँ, एक्सपीरियंस। कैश अकाउंट हमेशा लास्ट में हैंडल करना 99% केस में, क्योंकि इसमें बहुत, ये तो इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है ना। कैश अकाउंट लास्ट में देखते हैं, बाद में। नेक्स्ट बोले, हाँ जी, क्रेडिटर्स। चलो, साल की शुरुआत में कितने क्रेडिटर्स थे? इधर कितने थे? इस साल कितनी परचेज हुई? तो इसका मतलब हमें 270 देने थे, हाँ या ना? 270 में से कितने दे दिए? कितने दे दिए? तो 70 अभी भी देना, बैलेंसिंग फिगर ये दिया नहीं था, हमने निकाला है। क्लोजिंग बैलेंस कहां दिया था? हो गया। अब मेरी बात सुने, एक मिनट, मैं यहां पे कुछ बोलना चाहता हूं। ये 40, 230 और 2 लाख दिया था तो 70 निकल गया। अगर ये 2,70,000 और 40 दिया होता तो 230 निकल जाता। अरे वो तो 4 में से कोई 3 होंगे तो चौथा निकल जाएगा, 5 में से 4 पता होंगे तो 5वां निकल जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट, क्या ये अकाउंट टल्ली हो गया? क्या ये अकाउंट बंद हो गया? ये बैलेंस हुआ है, और इसका बैलेंस बताओ कितना है? क्लोजिंग बैलेंस। अरे यार, 70,000 कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। साल के एंड की बैलेंस शीट बन रही है सॉल्यूशन में, सेकंड नंबर के पेज पर बैलेंस शीट में चला जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, अब आता है भैया कौन सा? हाँ, कल पढ़ाया था कि नहीं? मैं चाहूं तो भैया इसको जोड़ दो, उसको घटा दो, मेरा भी टेंशन खत्म, आपका भी टेंशन खत्म। लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूं, ये तो तब खत्म जब सीधा सीधा सवाल आ गया है। अभी आगे ऐसे क्वेश्चंस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में, एनपीओ में आएंगे जब उल्टे सीधे फिगर्स दिए होंगे, वहां फिर आपकी अप्रोच में गलतियां ही होती हैं, ठीक है। चलिए बोलिए, मैं जो अब मेरी एक बात को ध्यान देना, बताओ साल की शुरुआत में कितना देना बाकी था? कितने खर्चे देना बाकी थे? और अंत में कितने देना बाकी है?
क्या मतलब है इसका कि 12 वो तो अभी भी बाकी है और 8 नए बाकी है। अरे हाँ है ना। अरे साल की शुरू में मेरे को मान लो सैलरी है, साल की शुरू में 12,000 की सैलरी देना बाकी थी, साल के अंत में 20,000 की सैलरी देना बाकी है, तो 12,000 तो वो बाकी है ही, और 8 और बाकी है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। ये गलत है। ये हो सकता है, ये तब हो सकता है जब क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया हो। अब आज सुनना वापस से, हमेशा याद रखना, ये अकाउंटिंग का जनरल अजम्पशन होता है कि जो पिछला आउटस्टैंडिंग है वो पे कर दिया है, वो इसका मतलब जो 12,000 की पिछला ओपनिंग बाकी था वो इस साल पे हुआ होगा, वो इस साल, और ये 20,000 इस बार का नया बाकी है। अच्छा ये सही भी है कि नहीं? व्यापार ऐसे ही चलेगा ना, एम्प्लॉय की सैलरी बाकी और बाकी और बाकी 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 चले जा रही, उससे काम कराए जा रहे हैं, मर्डर कर देगा एक दिन। अरे हाँ है ना। ऐसा नहीं होता, हाँ लिखा होता ऐसा कुछ तो मानते, अदरवाइज। अरे ऐसा भी लिखा हो सकता है कि 12 में से, सुनो, 12 में से 10 पे कर दिए, 2 अभी भी बाकी है, तो फिर हम ये कह सकते थे कि जो क्लोजिंग में 20 बचा उसमें 2 पुराना वाला और 18 नया वाला। यस और नो? आपको देखिए, समझे मेरी बात को, आपको अपनी अप्रोच बढ़ानी पड़ेगी। आप ये क्वेश्चन को लेकर बेस मत बनाइए, आप आने वाले क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए कि वो कुछ भी आ सकता है। चलिए, तो मेरी बात समझ में आ गई। 12,000 का जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था वो इस बार पे हो गया, और 20,000 का इस बार का नया बाकी है। अब जो मैं पूछूं आंसर देना, मैंने कल भी पूछा था, वैसे इस 12,000 की एंट्री क्या होनी चाहिए पे कर दिया तो? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश, कल यही तो बात हो रही थी। लेकिन हम क्या करते हैं, एक्सपेंस टू कैश क्या करते हैं? क्या इस 140 में ये 12 शामिल हैं? चलो मैं उल्टे तरीके से पूछता हूं, बताओ इस साल पेमेंट कितना किया? अरे इस साल पेमेंट कितना किया? कितना पेमेंट किया? इस साल 140 पेमेंट किया आप बोल रहे हो, और पिछली बार का 12,000 पे कर दिया ये भी आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब इस 140 में 12 है ना। तो फिर एंट्री होनी थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू कैश, लेकिन आप कर चुके हो एक्सपेंस टू कैश, इसलिए मैंने कल एंट्री बता दी थी। बोलो क्या होगी? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 12,000, बोलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की एंट्री कल बताई थी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आके लिख दो टू एक्सपेंस अकाउंट 12,000, सही है। आउटस्टैंडिंग, कल कौन लोग नहीं थे क्लास में पहले ये बताएं, उनको दिक्कत आ सकती है इसमें, ठीक है? फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा सा समझा दूं, लेकिन आप कल की क्लास अच्छा मैं एक बात और, जो कल क्वेश्चन करवाया था ना वैसे क्वेश्चन में भी और कराने वाला हूं आज भी, टाइम बचेगा तो आज भी, तो कल होंगे, वो बार बार होंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू एक्सपेंस, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में टू एक्सपेंस, और एक्सपेंस में जाके बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कितना था बोलना? 12,000 कर दिया क्या? देखो एंट्री बोलकर पोस्टिंग कर दो। चलो अब मेरे को 1-2 मिनट के लिए बताओ, बताइए एंट्री हुई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टू एक्सपेंस, हुई कि नहीं? कोई बता सकता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, पिछली बार का 12,000 देना बाकी था वो इस बार पे कर दिया, तो पे कर दिया तो लाइबिलिटी कम होगी, तो लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट। एंट्री बनाना सीखो ना। फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन कि एक्सपेंस को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 140 जब हमने पे किया उसमें वो 12,000 पे किया, वो पे तो इस साल किया पर खर्चा इस बार का, तो हमने जबरदस्ती खर्चा बढ़ा रखा है, हमने खर्चा गलत बढ़ा रखा है, खर्चे को कम करेंगे, क्रेडिट। लॉजिक से भी बन रही है एंट्री, क्लियर? अब देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में अगर तुम ओपनिंग देखोगे तो ये खत्म हो गया, जीरो हो गया कि नहीं इफेक्ट? उसके बावजूद भी ये नालायक अकाउंट क्या शो कर रहा है? अभी भी कितने खर्चे पे करना बाकी हैं। तो बाकी है तो लाइबिलिटी है, और बाकी है तो क्या हुआ है, तो इस साल के तो एक्सपेंस भी है, तो एक्सपेंस भी है तो डेबिट, और लाइबिलिटी है तो क्रेडिट, तो एंट्री बोलो, इस 20 की एंट्री बोलो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, हाँ या ना? देखो सीधी बात बताऊं,
तुमको ट्रांजेक्शन दोगे तो एंट्री बना के पोस्टिंग करोगे तो बैलेंस निकल जाएगा। तुम्हें बैलेंस दिया है तो एंट्री बना लेना, एंट्री दी है तो बैलेंस आ जाएगा। वो तो रिवर्स है, यहां बैलेंस दिया था उसने तो एंट्री बनाइए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट हुआ, उसकी डेबिट में आके टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट कितना 20,000, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ, उसकी क्रेडिट में बोलो बाय एक्सपेंस अकाउंट 20,000। आपने अपना काम करना है। मैं फिर कह रहा हूं, एंट्री के अलावा कुछ और सोचते हैं ना, उसी को डाउट कहते हैं अकाउंट्स में। अगर आपने एंट्री बोल के पोस्टिंग कर दी तो फिर जो होना है सब हो गया। बढ़ू आगे, अब बताओ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट टल्ली हो गया क्या? बोलो ना, कहो ना, हो गया? ये बंद हो गया क्या? बैलेंस हुआ। इसका क्लोजिंग बैलेंस बताइए, क्लोजिंग बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट में मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख दिया 20,000, क्रेडिटर्स के नीचे लिख दो आप। हो गया क्या? हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अगला अकाउंट कौन सा है भैया? देखो मैंने क्या बोला था, सबसे लास्ट में किस में करेंगे? कैश में, और उसके भी बाद कैपिटल तो सबसे आखिरी में, उसके भी बाद छोड़ दो। नेक्स्ट बोले भैया ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है, कहां जाएगा? एक्सपेंस है ना, तो इनकम और एक्सपेंस कहां जाते हैं? P&L में जाते हैं। कहां जाते हैं? अच्छा डायरेक्ट होता डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाते हैं, और इनडायरेक्ट वाले P&L में जाते हैं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से वापस पढ़ें, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है वो दिया है क्या? जरा फटाफट से देख लें। ट्रांसपोर्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, नहीं लिखा कुछ? अरे हाँ या ना? ठीक है, इसीलिए मैंने एक दिन पूछा था कि सैलरी एंड वेजेस, ये तो पूछा था ना मैंने, सैलरी P&L में आती है, रटा हुआ है हमें, वेजेस ट्रेडिंग में आती है। सैलरी एंड वेजेस लिखा है तो P&L में आएगा, वेजेस लिखा है सैलरी एंड सैलरी तो ट्रेडिंग में आएगा। ऐसा नहीं होता। जो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ना वो ट्रेडिंग में आते हैं। वो कहां आते हैं? और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं वो P&L में। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं मैं बहुत डिटेल तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी हम टॉपिक अलग पढ़ रहे हैं, AS2 अलग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन अलग चीज है। लेकिन हां, जो गुड्स को लाने तक का खर्चा है वो डायरेक्ट है। वो क्या है? ये जनरल बात है ना? गुड्स को अपने पास लाने तक का खर्चा डायरेक्ट खर्चा होता है, वो ट्रेडिंग में आता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अभी अच्छा, अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा हूं, फैक्ट्री थोड़ी है यहां पे, ये ट्रेडिंग है। समझ रहे हैं? अरे शर्ट बना के बेचा तो मैन्युफैक्चरिंग, शर्ट खरीद के बेचा तो ट्रेडिंग। शर्ट बनाना है तो कपड़ा धागा बटन खरीदूंगा, रॉ मटेरियल। समझ रहे हैं? तो यहां पर, तो अब यहां पर हमें क्वेश्चन में कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, हम अपना अजम्पशन ले लेंगे। मैंने इसीलिए लिखवाया था नोट्स, अजम्पशन एंड वर्किंग नोट्स लिखवाया था कि नहीं? तो इसमें 15वें नंबर पे मैं लिख देता हूं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बी डायरेक्ट कॉस्ट। भाई अगर माल खरीदते वक्त लगी तो डायरेक्ट है, और सेल के वक्त भी तो लगता है। याद करो आपको पढ़ाया गया है, कैरियज इनवर्ड परचेस पे लगता है, कैरियज आउटवर्ड सेल पे लगता है, तो वो P&L में आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों हो सकती है। अगर ये ट्रांसपोर्टेशन हमारा खर्चा सेल के वक्त लगा है तो ये इनडायरेक्ट है। ठीक है। अब देखिए ऐसी सिचुएशन में हम कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमें क्या मानना चाहिए बताएं? जब हम परेशान हो, हम कंफ्यूज हो, तो अपने पापा की बात मानते हैं कि नहीं? अपने बड़ों की बात मानना चाहिए कि नहीं? तो हमारे भगवान का नाम क्या है? CMA करने वालों के भगवान का नाम है ICMAI, हमारा इंस्टीट्यूट।
तो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को जब मैंने रेफर किया, जब मैंने काफी जगह देखा अलग अलग जगह पर, तो इस जब भी कुछ भी नहीं लिखा होता, जब लिखा है कैरिएज, लिखा नहीं इनवर्ड या आउटवर्ड, तो ये लोग इनवर्ड अज्यूम करके डायरेक्ट मान लेते हैं। क्लियर? तो हम आईसीएमए के सॉल्यूशन पे जाएंगे। आईसीएमए इसे जनरली डायरेक्ट मानता है। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में भी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो हियर इट इज अज्यूम्ड एज डायरेक्ट कॉस्ट। मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक मिनट। यहां पे ट्रेडिंग अकाउंट देखें, यही सवाल है ना? हाँ जी, ये देखिए आप, आईसीआई आपके इंस्टीट्यूट ने कहा लिखा है इसको, ध्यान दीजिए, ट्रेडिंग में लिखा है ना। अब एक और बताओ, मानव स्वभाव है, अगर मैं इसको पीएनएल में लिखता तो आपका डाउट आता, सर ट्रेडिंग में नहीं आ सकता क्या, है ना? अब मैंने ट्रेडिंग में लिख दिया तो आपका डाउट क्या है? अब इसका तो हम क्या कर सकते हैं, आप बता, दोनों ही सही है, दोनों ही। इसमें तो यह भी नहीं कह सकता कि कौन सा ज्यादा सही है, दोनों ही सही है। इफ नथिंग मेंशन तो हम अपने इंस्टीट्यूट की अप्रोच मानेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन, सुनो, एग्जाम पेपर का जो सॉल्यूशन होगा वो तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से बनता है, वहां जबरदस्ती नंबर कट जाएंगे आपके, फिर जरा सी फालतू बात के। चलो, तो एंट्री बनाइए इसकी, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का डेबिट बैलेंस है, इसको खत्म करेंगे क्रेडिट, बैलेंस थोड़ी बचेगा, एक्सपेंस है, इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट बंद होंगे, ये जाएगा ट्रेडिंग में। एंट्री बोल के बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में। आप सुनो, परचेस के लिए जगह छोड़ना, थोड़ा ऑर्डर होता है ट्रेडिंग का, तो टू, मैंने देखिए, टू ट्रांसपोर्टेशन अकाउंट 40,000, और ट्रांसपोर्टेशन में आके बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा। मैं फिर कह रहा हूं, आप चाहें तो बाय पीएनएल बड़ी शान से लिख सकते थे, हो गया, फिर आपको अपना अजम्पशन वैसा लेना पड़ता, पर मैं इसलिए नहीं करवा पाया ये, क्योंकि कल को एग्जाम में आप वैसा कराएं और सॉल्यूशन में ट्रेडिंग में हो, क्योंकि वो तो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के हिसाब से बनेगा, जबरदस्ती सड़ी सी फालतू बात पर एक आधा नंबर कट गया, क्या मतलब है? चलिए, क्या ये अकाउंट टल्ली हो गया? क्या ये अकाउंट बंद हो गया? ये बंद हो गया है, यस, ये बंद हुआ है। कहां लिखा बाय बैलेंस? टू बैलेंस नहीं ना, ये बंद हुआ है, वो तो इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अगला अकाउंट बोलिए कौन सा है? ड्रॉइंग्स कितनी है बोलना? 1/20 एक। अब आपको पता है ड्रॉइंग्स कैपिटल में से माइनस होती है, हां या ना? हम मैथ्स पढ़ रहे हैं कि अकाउंट्स? तो मुझे ड्रॉइंग्स की एंट्री बोल के बताएं। वो तो ड्रॉइंग्स टू कैश तो हो गई, अब बताएं अगली एंट्री, कैश टू कैपिटल। कुछ तो देखो, आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, कितनी गलत गलत गंदी गंदी बातें आप मुझसे कर रहे हैं। पीएनएल अकाउंट में ड्राइंग्स भेज रहे हैं, वो कैश टू कैपिटल बोले जा, मतलब नशे में भयंकर। हाँ भाई, आप बताएं कोई एंट्री यहां पे, आप कोई भी, आप बता दें। अपनी क्या नाम है, तनिष्का? आपको देखो मैं बताता हूं। अच्छा एक बताओ, ड्राइंग से कैपिटल कम होगी ना? ड्राइंग से कैपिटल कम होगी ना? हाँ या ना? मैं बनवा देता हूं एंट्री, कैपिटल कम होगी यानी लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कम हो गई डेबिट, ड्राइंग्स नाम की असेट खत्म हो गई क्रेडिट। एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, कैपिटल में आके लिख दिया टू ड्राइंग्स अकाउंट, कितना था बोलना? 1/20, और ड्राइंग्स में आके लिख दिया, बोलो क्या लिख दिया? ठीक है, क्या ये अकाउंट अब टैली हो गया और क्या ये बैलेंस हो गया? ये बंद हो गया, असेट, असेट का होते भी बंद हो गया ये, अरे हाँ या ना? ये बंद हो गया, ठीक है। ये कैपिटल टू ड्राइंग्स ये एंट्री होती है, तब जाके वो माइनस होता है वहां पे।
हमें प्लस माइनस की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए आप, हमारे कैपिटल अकाउंट में अपने आप अभी आगे आके वो माइनस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोले, हो गए सारे अकाउंट, कौन सा बचा है? नहीं, सन्ड्री एक्सपेंस। आ जाओ नेक्स्ट, सन्ड्री एक्सपेंस। चलो आंसर देना, कितना पेमेंट किया? 140। उसमें से 4000 अगले साल का है, 12000 पिछले साल का है, तो 140 में से 16 गए, तो 124 तो वो अमाउंट है जो पे भी किया और इस साल का खर्चा भी है। हाँ है ना? 140 में 16 गए तो 124 बचा, और 124 तो पे भी कर दिया और खर्चा भी है, और 20 पे नहीं किया पर खर्चा है, तो टोटल खर्चा देख लो कितना आएगा। 144 आ रहा होगा, चेक करो, ये डेबिट टोटल लगाओ यहां पे, 144 आ रहा है क्या? क्या 1,44,44,000 आ रहा है? 1,44,000 क्या ये आ रहा है? तो बताइए ये क्या है, पेमेंट है या एक्सपेंस है? पेमेंट क्या है फिर? 140, 140। अरे जहां कैश लिखा है वो पेमेंट है, जहां पीएनएल लिखा है वो एक्सपेंस है। यहां क्या लिखूंगा मैं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। एंट्री बोल के बताओ, पीएनएल टू एक्सपेंस। एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस खत्म कर दिया क्रेडिट, और पीएनएल डेबिट, आखिरी में पीएनएल में चला गया। ये पीएनएल में आकर मैंने लिख दिया, ये देखो ट्रेडिंग के लिए मैंने जगह छोड़ दी 2-3 लाइन जीपीवीपी के लिए, और यहां पे मैंने इसीलिए तो बोला मार्जिन था अपने पास खूब। और यहां टू सन्ड्री एक्सपेंस अकाउंट कितना है बोलिए? 144 आ गया क्या? नेक्स्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला अकाउंट बोलो, सेल्स। क्या कैश सेल हमारे पास है क्या? अभी छोड़ दो, ये तो अधूरे अकाउंट को तो कैसे बंद करूंगा मैं? अरे जो इनकम अधूरा अकाउंट है उसको तो बंद और बैलेंस थोड़ी कर सकता हूं। नेक्स्ट बोलो, परचेज। बोलो कितनी क्रेडिट परचेज थी? ओए, कितनी क्रेडिट परचेज थी? कितनी कैश परचेज थी? थी नहीं, क्लाइंट ने हमें बताएगा। अरे या तो जैसे उन्होंने कैश सेल के लिए बताया ना कि थी तो सही, पर अमाउंट मुझे नहीं पता, पर कैश परचेज के लिए कुछ बोला क्या वो? तो इसका मतलब कैश परचेज। अब बताओ परचेज कहां जाएगी? परचेज एक्सपेंस होता है, इनकम और एक्सपेंस ट्रेडिंग पेनल में जाता है, ये ट्रेडिंग में जाएगा ना। एंट्री बनाओ। अरे यहां क्या लिखूंगा? बाय ट्रेडिंग अकाउंट 2,30,000, और ट्रेडिंग में आके क्या लिखूंगा? टू परचेज अकाउंट 2,30,000। अरे अभी तो देखो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर करके बता रहा हूं, इसलिए टाइम इतने डिटेल में भी करोगे तो भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, प्रैक्टिस के बाद टाइम कम ही लगना है आपका। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ट्रेडिंग टू परचेज। नेक्स्ट बोले, खत्म। चलो अब कौन कौन से अकाउंट रह गए भैया? एक तो कैश हमने छोड़ा हुआ था, एक कैपिटल तो आखिरी में आता ही है, और एक सेल। चलो भैया अब कैश पे आ जाते हैं। अब एक बार लॉजिकली सोचो, सुनो, ओपनिंग बैलेंस दिया है, अगर ड्यूरिंग द ईयर के सारे ट्रांजेक्शन वो दे देता तो क्लोजिंग बैलेंस आ जाता, पर क्या इन्होंने क्लोजिंग भी दिया है, तो अब या तो ये अकाउंट टैली होगा या इसमें डिफरेंस आएगा। चेक करो, 2,40, 3,40, 3,60, 3,4, 60, 5, क्या ये क्रेडिट साइड में 5,26 आ रहा है क्या? चेक करो, मुझे नहीं मालूम, मैं तो ऐसे टोटल लगा दिया। क्या 5,26 आ रहा है क्या? 2,40, 3,40, 3,60, 4,60, 4, 5, 20, 5,26, 5,26, और इधर से 4,20 और 22, 4,42 हटा दीजिए, तो कितना डिफरेंस आ रहा है? हाँ जी, 84,000 का बैलेंसिंग फिगर ये दिया नहीं था, हमने निकाला है। किसने निकाला है?
हमने निकाला है, हाँ है ना। अच्छा, ये कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है, हाँ या ना। ये 84,000 कैश अकाउंट के किस साइड आ रहा है? डेबिट साइड आ रहा है ना, मतलब कैश आया है। तो कैश टू कैपिटल भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है बताएंगे? साफ दिख रहा है। अरे एक ही तो मिसिंग फिगर था, क्या था? मैंने इसीलिए पहले एंट्री करवा दी थी। हमारे क्लाइंट ने हमें बताया था कि मेरी कैश सेल्स हुई है, तो मैंने पहले एंट्री करवा दी कैश टू सेल्स। अमाउंट अब लिख देते हैं, कैश टू सेल्स 84, सेल्स में आके बाय कैश 84 हो गया। अब टोटल हो गया, कैश अकाउंट टैली हो गया क्या? ठीक है, मैंने बीच में भी अकाउंट बैलेंसेस लिखवाए नहीं हमने। कहां से देखिए, क्रेडिटर्स का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का बैलेंस भी बैलेंस शीट में लिख दिया था ना। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, ड्राइंग, सन्ड्री एक्सपेंस, ठीक है, बैलेंस बचा। हाँ, अब सेल्स अकाउंट बताइए, सेल्स कैश सेल कितनी है बोलो? 84। क्रेडिट सेल कितनी है? 440। दोनों का टोटल लगाइए, 524। ये टोटल सेल आ गई ना, और सेल रिटर्न नहीं है कुछ भी, तो यही ट्रेडिंग में चली गई। कितना? एंट्री बनाओ, सेल्स में आके क्या लिखूंगा मैं? टू ट्रेडिंग अकाउंट 524। ये 524 का टोटल आ गया। देखो, सेल्स अकाउंट टैली हो गया क्या? पर क्या ये बैलेंस हुआ? ये बंद हुआ है, इनकम का अकाउंट है। सेल्स में टू ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग में जाके बाय सेल्स अकाउंट कितना? 524 हो गया क्या? और सेल्स अकाउंट भी टैली हो गया। अब क्या बच गया? सिर्फ देखना, कैश भी हो गया। कैश अकाउंट टैली हुआ ना, तो इमीडिएटली उसका बैलेंस कहां लिखोगे बताओ? इमीडिएटली बैलेंस शीट में कैश कितना आएगा, जल्दी बोलो? क्लोजिंग बैलेंस, कैश सेल मत लिख देना। जब कैश अकाउंट आपने टैली किया था, तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? हाँ जी बताओ। अरे यार, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये कहा 6,000। था कि कोई भी अकाउंट अगर आप बैलेंस कर दो, तो इमीडिएटली उसका बैलेंस बैलेंस शीट में लिख दो। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कैश का 6,000 था ना, ये कहां जाएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में 6,000 जाएगा ना भैया। हो गया क्या? और अब जो है, कौन सा अकाउंट बच गया? सिर्फ कैपिटल। सिर्फ कौन सा? तो कैपिटल तो बाद में आएगी, पहले तो जीपी निकाली, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन निकाल लीजिए। टोटल 544 आ रहा है क्या ट्रेडिंग का? हाँ जी। अरे भैया, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल है और क्लोजिंग स्टॉक है, तो जीपी आ जाएगा। कितना? 2,14,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन कितना आ रहा है बोले? 2,14,000 में से कहां गया भाई यार ये? हाँ, 2,14,000 हो गया क्या? अभी प्रोविजन बाकी था अपना। अरे प्रोविजन मैंने छोड़ रखा है ना। हाँ जी, चलो अब आपको देखो। हाँ, चलिए, प्रोविजन डेटर्स कितने थे जल्दी बताइए? डेटर्स कितने थे क्लोजिंग वाले? ये रहे 1,40,000। कितना परसेंट प्रोविजन बनाने का बोला जा रहा है भैया, जल्दी बताओ? 1,00,000। प्रोविजन हमेशा क्लोजिंग डेटर्स पे बनता है। वर्किंग नोट नंबर ये 16 पे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कई लोग मालूम मेरे को लगता है जल्दी भी करना जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि सर बड़ा धीरे धीरे कराया, बड़ा टाइम ले लिया इस क्वेश्चन में। अभी लेते हैं टाइम, जरा बताते हैं। 1,40 का 10%, 14,000। हाँ जी, एंट्री बोलिए प्रोविजन की आप। नहीं, अंश नहीं, पीछे एंट्री देखिए, एंट्री बोलिए। गलत, ये बिल्कुल गलत एंट्री है। लगभग आपको अकाउंट्स पढ़ते हुए 4 साल तो हो गए होंगे।
11 12 फाउंडेशन 3-4 साल तो हो गए। प्रोविजन की एंट्री आपने गलत बताई है भाई साहब, बिल्कुल सरासर गलत एंट्री है ये। इस 14,000 की एंट्री प्लीज बोल के बताएं। गलत बोली तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मुझे आप गलत बोल के बताइए। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट भी बता सकते हैं। 14,000 का जो प्रोविजन बनाना है उसकी एंट्री क्या होगी? हाँ जी, सर लिख लें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन हमेशा P&L से बनता है। अच्छा, प्रोविजन बनता क्यों है ये कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। प्रोविजन क्यों बनता है? बनता है वो तो मालूम है, ये किसी ने सही आंसर दिया इसलिए। यस, अकाउंटिंग का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म, या इसका एक और नाम होता है प्रूडेंस, जो कहता है कि फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को भले ही रिकॉर्ड ना करो, पर लॉसेस एक्सपेक्टेड है तो उसको रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। तो लॉसेस रिकॉर्ड करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट, कम होता है तो डेबिट, तो P&L डेबिट ही तो होगा। और प्रोविजन लाइबिलिटी होती है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट, ये एंट्री मैंने आपको आर लिख रहा हूं। आर मतलब मालूम क्या है यहाँ पे? आर मतलब है रेफरेंस। एग्जाम में कभी भी एंट्री नहीं लिख के आनी अगर ना पूछे तो, ये केवल आपको ध्यान रहे, क्योंकि प्रोविजन की एंट्री कईयों को पता ही नहीं होती। P&L टू प्रोविजन, P&L टू प्रोविजन, P&L अकाउंट डेबिट हुआ तो उसकी डेबिट साइड में जाकर हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। 14,000। और आप चाहें तो प्लीज इग्नोर कर दें, पर मैं लिख के बताऊंगा आपको। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट क्रेडिट हुआ तो इसकी क्रेडिट, बकायदा लेजर में अकाउंट खुलेगा, इसकी क्रेडिट साइड में जाकर लिखा जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 14,000। और चूंकि ये लाइबिलिटी है तो इसका बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरीड डाउन, लाइबिलिटी है ना, टू बैलेंस कैरीड डाउन 14,000। और लिख लिया, आप चाहे तो इग्नोर कर दे, मुझे आपत्ति नहीं है। इग्नोर करें तो डबल इफेक्ट दिए बिना आगे ना बढ़े। P&L टू प्रोविजन, तो P&L में टू प्रोविजन, प्रोविजन में बाय P&L, प्रोविजन का बैलेंस बचा, वो लाइबिलिटी है, तो ये मैंने सीधे प्रोविजन को बैलेंस शीट में, ये तो ओपनिंग थी, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में मैंने लिख दिया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब कुछ लोग फिर मुझे घूरेंगे, मैं यहां पर उनको बता दूं कि आपके पास दोनों ऑप्शन होते हैं। आप या तो PFDD को लाइबिलिटी में लिख दें या डेटर्स में से लेस करके दिखा दें, पर वो सिर्फ प्रेजेंटेशन होता है। आप मेरी बात सुनना, शायद आपको आई डोंट नो याद है या मालूम है कि नहीं, अगर मैं 1,40 में से 14 लेस करके भी दिखा दूंगा तो मेरे डेटर्स आएंगे कितने? 1,26। लेकिन अगले साल जब लेजर में अकाउंट खुलेगा तो डेटर्स 1,26 से नहीं खुलेंगे, डेटर्स डेबिट बैलेंस 1,40 ही होगा और PFDD का क्रेडिट बैलेंस 14 अलग होगा। वो केवल प्रेजेंटेशन के लिए माइनस करके दिखाए जाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज अ लायबिलिटी, और वो लायबिलिटी साइड में मैंने लिख दिया। मेरा तरीका यही है, आप लेस करके लिखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ू? क्लियर? अब तो मेरे ख्याल से लगभग सारे अकाउंट हो गए कैपिटल को छोड़कर, तो नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं भैया। नेट प्रॉफिट बता दें कितना आ रहा है? हाँ जी, नेट प्रॉफिट ये रहा, 2,14 में से 1,44 और 14 दोनों चले गए, यहां कितना बच रहा है? 56। अब तक 56 आ गया क्या? आ गया। ये नेट प्रॉफिट कहां जाता है? आप बोलते कैपिटल में जोड़ दो, मैं एंट्री पूछता हूं आपसे। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल होता है ये, इसकी एंट्री होती है P&L डेबिट टू कैपिटल। हाँ, टू नेट प्रॉफिट करोगे तो फिर नेट प्रॉफिट टू कैपिटल। अल्टीमेटली P&L, सुनो, P&L का ये कौन सा बैलेंस है मालूम आपको? डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। ये 56 डेबिट है कि क्रेडिट है?
बोलो जल्दी। 56,000 डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट? कई लोग डेबिट बोल रहे हैं, आश्चर्य होता है मुझे। अरे 100 प्लस, इसको ऐसे समझो, प्लस के 100 में से 70 माइनस का गया तो 30 का बचेगा ना प्लस, हाँ है ना? तो भैया 214 के क्रेडिट में से, 214 के क्रेडिट में से 158 का डेबिट गया, तो 56 जो बचा वो क्रेडिट का बचा है ना। इसीलिए वो बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड आते हैं। वो डेबिट साइड रहा है पर है वो क्रेडिट बैलेंस। पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस है, खत्म कर दिया डेबिट, पी एंड एल डेबिट, टू कहां जाएगा बोलिए? अरे प्रॉफिट कहां जाता है भाई? बाय पी एंड एल 56,000। आप चाहो तो ऐड कर देना, मुझे उसमें दिक्कत नहीं, मुझे वो तो आता ही है आपको यार, जो आता है वो तो ठीक है, कर देना, वैसे कर देना, मुझे क्या दिक्कत है, पर सही तरीका तो सिखाऊं। पी एंड एल में लिखा टू कैपिटल, कैपिटल में बाय पी एंड एल, हो गया। और अब एक चीज हमने शुरू में ही छोड़ दी थी, जो चाहते तो हम शुरू में ही कर लेते, बोलो क्या? ये वाली कैपिटल। ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल लगाइए। अरे जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी ना, ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल लगाइए। हाँ, 1,60, 2,60, 2,80, 3,2, 2,3, 2,90, 2,50 आ रहा है। अनशन कैलकुलेटर लेकर भी गलत आंसर। 2.5 लाख आ रहा है, तो कैपिटल कितनी आई भैया? 2.5 लाख। तो कैपिटल में जाके ये जो मैंने ये चाहता, देखो ये मैं चाहता तो शुरू में ही लिखवा देता, ठीक है, लेकिन अक्सर क्वेश्चन में बाद में तो 2.5 लाख आ गया। अब बताओ, 2.5 लाख का ओपनिंग बैलेंस, 56 का प्रॉफिट, क्रेडिट में क्रेडिट जुड़ गया और क्रेडिट में ड्रॉइंग्स डेबिट लेस हो गई, टू बैलेंस कैरिड डाउन बता दो। 3,06,000 यहां पे टोटल है, हाँ, टू बैलेंस कैरिड डाउन बताओ। 186 आ रहा है क्या सभी का? ये क्लोजिंग कैपिटल आ गई, और क्लोजिंग कैपिटल को ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में रख दिया मैंने, कैपिटल 1,86,000। मैं तो टोटल लगाता ही नहीं, मुझे मालूम है टैली है। हमारी आदत होती है 11-12 से, पहले क्वेश्चन आधे घंटे में करते फटाफट फटाफट, फिर बैलेंस शीट मिलाने में आधा घंटा लगाते। फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश, टोटल बताओ। हमारा टोटल मॉड्यूल से अलग आ सकता है टोटल, क्योंकि हमने प्रोविजन लेस नहीं किया, हमने लाइबिलिटी में दिखाया है। दोनों साइड का टोटल बता दें। 1,40, 2,40, 2,80, 2,90। मेरे हिसाब से तो 2,90 का टोटल आ रहा है। असेट साइड का टोटल 290 आ रहा है क्या? अरे यार, 1,20 और 20, 1,40, 2,80 और 10, 2,90, और ये 2,90 ही आएगा, वो तो आना ही है। बैलेंस शीट टैली की नहीं जाती, हो जाती है, जैसे प्यार किया नहीं जाता, हो जाता है। मैच क्लियर है? ओए, अच्छा इसलिए घूर रहे थे? अच्छा, मैं सोच रहा हूं क्यों घूरे जा रहे थे। ठीक है ठीक है, कोई बात। एक मिनट, हाँ, एक लास्ट बात लिखवा दे। मेरे हिसाब से आपको घर जाकर इस क्वेश्चन को एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। स्टेप्स इन कन्वर्जन मेथड, प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट
ऑब्लिक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एक मिनट लिख लो। अरे ज्यादा नहीं पढ़, कल पढ़ लें, 2 मिनट का बात है। प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स with given opening balances, record during the year transaction, during the period transaction with proper double entry system। प्रॉपर डबल एंट्री, कुछ अकाउंट इग्नोर कर सकते थे, मैं जानता हूं, ट्रांसपोर्टेशन नहीं खोलते चल जाता, पर अभी मत डालिए वो आदत, धीरे धीरे बताऊंगा। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना चाहिए, फिर ड्यूरिंग द पीरियड के ट्रांजेक्शन, ठीक है, डबल एंट्री से रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम बाय प्रिपेयरिंग लेजर, बाय प्रिपेयरिंग, क्योंकि एंट्री नहीं पूछते और अकाउंट भी सारे नहीं खोलना चाहिए, रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स, टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या ये स्टेप्स क्लियर हैं आपको? टाटा कर ले।